प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और आज ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव है और शीत युद्ध की विशिष्ट साधन क्या है और अंत में शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से होता है निष्कर्ष के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया, शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के पश्चात एक ऐसा युद्ध था जिसको हम ठंडा युद्ध भी कह सकते हैं। ये गर्म युद्ध से भिन्न था और गर्म युद्ध में गोले बारूद और मिसाइलों इनका प्रयोग होता है, किंतु इस शीत युद्ध में गोले और बारूद की बजाय बंदूक, पिस्टल इनके बजाय यह युद्ध एक प्रचार का युद्ध था। यह युद्ध आलोचनाओं का इस युद्ध में आलोचना की जाती थी। इस तरह से द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई। अमेरिका, एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी जो महाशक्ति थी वो थी सोवियत संघ, साम्यवादी, अर्थात एक साम्यवादी खेमा है, एक पूंजीवादी खेमा है। इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शीत युद्ध था। ये जो वर्चस्व की लड़ाई है, ये वर्चस्व कौन शक्तिशाली है, कौन एक तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ा हुआ है, तो ये शीत युद्ध एक तनावपूर्ण माहौल था, एक आपस में मनोमालिन्य था। और देखा जाए तो इस शीत युद्ध में आपसी तनाव, वैमनस्य और मनोमालिन्य में अनवरत वृद्धि देखी गई। तो वस्तुतः ये जो शीत युद्ध था ये वास्तविक युद्ध न होकर एक युद्ध की जानी मानी अवस्था थी। और नेहरू के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण, सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के समान तनावपूर्ण था। अर्थात ये दोनों महाशक्तियाँ मिल कर के दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के विरुद्ध एक ऐसा माहौल खड़ा कर रही थी कि हमारी जो विचारधारा है वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है। अब हम आते हैं आज के पॉइंट पर कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव। विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शस्त्रों की होड़ बढ़ी। अस्त्र शस्त्र की इतनी भीड़, इतनी होड़ बढ़ी कि विश्व एक तरीके से बारूद के ढेर पर बैठ गया और ऐसा लगने लगा कि कब कोई चिंगारी इसमें लगा देगा और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को भी पंगु बना दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था भी ऐसा ही हो गई। विश्व को दो गुटों में विभक्त कर दिया और इसके जो प्रभाव है, उसका पहला प्रभाव है विश्व को दो गुटों में विभाजित होना। अब संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है जो पूंजीवादी खेमा है, दूसरे का नेतृत्व साम्यवादी अर्थात सोवियत संघ कर रहा है। इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई है। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप द्विपक्षीय बाइपोलर बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो पृथक राष्ट्रों का नेतृत्व करने लग गए। अब विश्व की समस्याओं की इसी गुटबंदी के आधार पर आंके जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर की समस्या हो अथवा कोरिया अथवा अफगानिस्तान की समस्या हो, अरब इजराइल संघर्ष हो, अब उस पर गुटीय स्वार्थों की परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ गई। का कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। ये दोनों गुट भी ये प्रयास करने लगे कि जो भी स्वतंत्र देश हैं वो या तो मेरे साथ रहें या वो मेरे शत्रु हैं। तो एक तरीके से नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा आदि एक जो सैनिक गुट है वो अस्तित्व में आए। दूसरा है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार।
शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा। नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड, सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के युग में रह रहे हैं। तीसरा प्रभाव है शीत युद्ध का आणविक युद्ध की संभावना का भय। अब जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम डाला और इस परमाणु बम की भनक सोवियत संघ को नहीं लगने दी। अर्थात सोवियत संघ को ये लगा कि हम भी उतने पावरफुल हैं जितने कि अमेरिका, लेकिन आणविक विस्फोट करने के बाद में 1945 को अब ये सर्व सिद्ध हो गया, सर्वविदित हो गया कि अमेरिका एक छत्र महाशक्ति है और हमें अमेरिका के बराबर आना है। और उसके बाद में सोवियत संघ ने भी आणविक जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी होड़ में शामिल हो गया और बाद में उसने परमाणु बम का भी विस्फोट करके और विश्व को चेता दिया कि अब हम भी महाशक्ति हैं। तो इस शीत युद्ध ने आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार किया। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति आ गई। इस आणविक युद्ध की संभावना का भय हो गया। अब विश्व एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा था। और इसका, जैसे मैंने आपको बताया, 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा आणविक के शस्त्र का प्रयोग किया गया और शीत युद्ध के वातावरण में ये महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई। अब लोगों को आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। चौथा पॉइंट है सैनिक संधियों तथा सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। अब सीटो, सेंटो, वारसा, ये जो संगठन है ये अस्तित्व में आए। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वारसा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का ही परिणाम था। इसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। पांचवा पॉइंट हमारा शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। अब आर्मामेंट की एक तरीके से होड़ लग गई, एक से एक शस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा और इसका परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजना दुर्मिल हो गई। कैनेडी ने कहा था कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया है। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि और शस्त्र निर्माण पर प्रतिवर्ष खर्च किए जाने लगे। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकीकरण। शीत युद्ध का स्पष्ट अर्थ ये किया जाता है कि विश्व दो भागों में विभक्त हो गया है। एक खेमा देवताओं का, दूसरा खेमा दानवों का। एक तरफ काली भेड़ें थी तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें थी।
इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारा शत्रु है, हमारा विरोधी है, हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम यंत्रीकरण, मैकेनिस्टिक व्यू हो गया। सातवां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। जो सातवां पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक के दृष्टिकोण का पोषण, शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ। मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। इस स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। आठवां पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरीके से पंगु होगा, ऐसा ही हो गया। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हुआ और महाशक्तियों के परस्पर विरुद्ध दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका। और उसका उदाहरण था जैसे कश्मीर के ऊपर ये इन जो भारत के विरोधी थे वो आए दिन चाल चलते थे, लेकिन सोवियत संघ ने बार बार वीटो का प्रयोग करके और भारत की रक्षा की, भारत की इज्जत बचाई। तो मतलब ये जो महाशक्तियाँ थी, ये दोनों महाशक्तियाँ एक तरीके से इस तरह से कार्य करती थी कि यदि उस गुट का कोई है तो उसका समर्थक उसका समर्थन करता, और इस गुट में यदि कोई है तो इस गुट का समर्थन करता। यहाँ तक कि कई बार तो संघ की स्थिति केवल एक मूर्ख दर्शक से बढ़कर कुछ नहीं रही। संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसे शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन बना दिया गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ वाद विवाद का ऐसा मंच बन गया जहां सभी भाषण देते हैं किंतु सुनता कोई भी नहीं है। डिबेटिंग सोसाइटी वेयर एवरीबडी कैन टॉक एंड नोबडी नीड लिसन। शीत युद्ध के वातावरण में वाद विवाद बहरों के संवाद, डायलॉग ऑफ डेफ बनकर रह गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सुरक्षा परिषद को भी लकवा लग गया। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय लेने का भार डाला था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। इसमें महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों को वीटो द्वारा बेहिचक रद्द करती रहती थी। वस्तुतः यहाँ इतना अधिक विरोध और वीटो का प्रयोग दिखाई देता था कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बयान स्थान पर विभक्त और विरोधी दलों में बटा हुआ राष्ट्र संघ कहना अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का केंद्रीय बिंदु सुरक्षा की समस्या तक ही सीमित रह गया और मानव कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों का स्वरूप गौण हो गया। शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध के कारण ही तीसरी दुनिया के विकासशील देशों की भुखमरी, बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, राजनीतिक अस्थिरता आदि अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का उचित निदान संभव नहीं हुआ।
इस प्रकार से सभी परिणाम शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम कहे जा सकते हैं। शीत युद्ध के विश्व राजनीति पर कतिपय सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जो इस प्रकार से हैं कि जैसा पहला है, शीत युद्ध के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक तीसरे फ्रंट के रूप में उभर करके सामने आया और शांतिपूर्ण अस्तित्व को इससे प्रोत्साहन मिला। दूसरा है, शीत युद्ध के कारण शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति, खासतौर से आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। और चतुर्थ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई। पंचम है, राष्ट्रों की विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ। और छठा है, शीत युद्ध में शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। अब हम शीत युद्ध के विशिष्ट साधनों की चर्चा करेंगे। शीत युद्ध के साधन क्या थे? इसमें पहला है, शीत युद्ध का सबसे प्रमुख साधन था प्रचार। शीत युद्ध वाक युद्ध था। युद्ध में जो कार्य हथियारों से होता था, वही कार्य शीत युद्ध में शब्दों के द्वारा किया गया। शीत युद्ध में शब्द ही गोला बारूद का काम करते थे। शीत युद्ध में प्रचार का उद्देश्य था शत्रु राष्ट्र के प्रति तीव्र घृणा जागृत करना, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा बनाए रखना, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहार्द की भावना विकसित करना। शीत युद्ध में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रिकाओं आदि प्रचार माध्यमों से निरंतर विभिन्न राष्ट्रों को शोषक और अत्याचारी बताया गया। द्वितीय है, शीत युद्ध का अन्य साधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था। अपनी सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन और शत्रु पक्ष को कमजोर कर बताना अपरिहार्य माना गया। तीसरा है, कमजोर और अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक और अन्य सहायता देना। कमजोर और अविकसित राष्ट्रों की आर्थिक अन्य सहायता देना भी शीत युद्ध का एक साधन था। आर्थिक सहायता का उद्देश्य अपने गुट में शामिल करना था। और इसी तरह से जैसे ट्रूमैन सिद्धांत था, ट्रूमैन सिद्धांत को साम्यवाद से बचाने के लिए यूनान और तुर्की जैसे देशों को आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। और जैसे ये जो अपने अपने विचारधाराओं का प्रसार करना था, पूंजीवादी गुट अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहा था, साम्यवादी गुट अपने विचारधारा का प्रचार और प्रसार कर रहा था। तो इसका जो चौथा पॉइंट है, शीत युद्ध का अन्य एक दूसरा जो साधन था वो था जासूसी। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जासूसी करना, एक दूसरे की सैनिक शक्ति का पता लगाने की कोशिश करते थे। U2 विमान कांड जासूसी के तरीकों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता था। और पांचवा है, शीत युद्ध का एक साधन था कूटनीति। ये कूटनीतिक साधनों से लड़ा गया युद्ध था। ये दोनों महाशक्तियाँ कूटनीतिक साधनों से एक दूसरे को निर्बल बनाने का प्रयास करती थी। शीत युद्ध का अंत किस प्रकार से हुआ? जैसा कि आपको सबको सर्वविदित है कि शीत युद्ध सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव की दो नीतियों के परिणाम स्वरूप पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मतलब ये सोवियत संघ के समाज की पुनर्संरचना करना, और ग्लासनोस्ट का मतलब था समाज में खुलापन आए। इन दोनों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हो गया और कई देश स्वतंत्र होते चले गए, और लास्ट में इसे सोवियत संघ की जगह रशिया ने लिया। तो शीत युद्ध का अंत सन 1989 में विश्व इतिहास में चमत्कारी मोड़ आया। शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो गई। बर्लिन की दीवार का पतन हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया गया, दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग के मधुर संबंधों का सूत्रपात हुआ। यह शीत युद्ध की समाप्ति का ही परिणाम था कि खाड़ी संकट के समय सोवियत संघ और अमेरिका ने मिलकर सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का समर्थन किया। शीत युद्ध के अंत का मुख्य कारण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त होना तथा सोवियत संघ में उभरता हुआ आर्थिक और राजनीतिक संकट था।
सोवियत संघ अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव के सोवियत संघ की स्थिति का यथार्थपूर्वक मूल्यांकन करते हुए शीत युद्ध की राजनीति का परित्याग करने को हितकारी बताया गया। आज शीत युद्ध अतीत की वस्तु बन गई है। धन्यवाद।